सो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में बात करी आपके क्लास 10th के फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के हमने रिप्रोडक्शन को कवर किया। आज हम बात करेंगे आर एनवायरनमेंट। अब इस चैप्टर को पहले लेने का मतलब कि बाकी चैप्टर से पहले कवर करने के पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि जो बाकी चैप्टर्स हैं वो थोड़े से हैवी हैं, और हैवी इन द सेंस कि वहां पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसको सिर्फ वन गो में समझना है। आप सिर्फ वीडियो को देखोगे और आपको चैप्टर याद हो रहा होगा, तो यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ चैप्टर को एक वन गो में समझने की कोशिश करनी है। बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर है। एक न्यूमेरिकल आएगा, उस न्यूमेरिकल को अभी हम सॉल्व करके देखेंगे कि कौन सा न्यूमेरिकल आएगा, किस तरीके से क्या अप्रोच रहेगी, तो वो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात है कि भैया हम बात कर रहे हैं आर एनवायरनमेंट की, तो पहले एनवायरनमेंट को डिफाइन कर लेते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। Environment includes our physical surrounding like air, water bodies, soil, land, organisms such as plant, animal, human being, microbes, bacteria and fungi। यानी कि जितने भी आपके लिविंग, यानी कि जितने भी आपके लिविंग प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब लिविंग नॉन लिविंग हम फिफ्थ क्लास में बोलते थे, थोड़ा और अच्छी सी लैंग्वेज में उसको बोल देते हैं। तो जो आपके बायोटिक और आपके एबायोटिक फैक्टर्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन से जो एक पूरा सिस्टम क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोला जाता है उसको। अब ये दोनों ही आपस में एक साथ एक्ट कर रहे होते हैं सिस्टम के अंदर। जैसे हमें एबायोटिक फैक्टर के बारे में बात करते हैं, जैसे एयर चाहिए, हमें वाटर चाहिए, हमें सॉइल चाहिए, लैंड चाहिए, बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए, घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें लैंड चाहिए। तो ये एबायोटिक फैक्टर हो गए। बायोटिक फैक्टर कौन से हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, ठीक है। एनिमल्स हो गए, आपके माइक्रोब्स हो गए, जिनको हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो एज अ डीकंपोजर काम कर रहे हैं। प्लांट्स हो गए, ये आपके प्रोड्यूसर हो गए। एनिमल्स हो गए, ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। माइक्रोब्स आपके डीकंपोजर हो गए। तो ये सब आपस में मिलके एक सिस्टम बनाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट कहेंगे। सो सिंपल सी डेफिनेशन है आपके एनवायरनमेंट की कि फिजिकल सराउंडिंग प्लस आपके जो भी वहां पे लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजें हैं उनका आपस में एक जो कॉम्बिनेशन है, आपस में जो इंटरडिपेंडेंसी है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एनवायरनमेंट बोल रहे हैं। अब बात करते हैं वेस्ट के बारे में। तो वेस्ट भी दो प्रकार का होता है आपका। वेस्ट क्या है, जो चीज काम नहीं आ रही, सिंपल सी चीज है, ठीक है। इसको डिफाइन करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, इतने बड़े हो कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब इसको देख लेते हैं बस, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से हैं, वो वेस्ट जो जब जिनको ब्रेक डाउन किया जाए तो नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बनाते हैं नेचर के अंदर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। लाइक जब भी कोई वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, ठीक है, जो पील होते, आप इसको पील ऑफ करते हो, जैसे केले का छिलका है, अब उसको क्या काम करोगे, उसको सिंपली ग्राउंड में छोड़ भी दोगे तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो डिकम्पोज होता 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 खत्म हो जाएगा। एंड वो कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस नहीं बनाएगा इस ड्यू कोर्स के अंदर, कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस नहीं बनाएगा, वो डायरेक्टली डिकम्पोज हो जाएगा। जो भी माइक्रोब्स उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं उसको खत्म कर देंगे एनवायरनमेंट से। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से हैं, जैसे एनिमल बोन्स हो गए, किसी एनिमल की डेथ होती है तो काफी गंदी सी स्मेल आ रही होती है उस एरिया से, बट आफ्टर सम टाइम जब भी उसको एक एरिया में आप छोड़ देते हो, कुछ टाइम के बाद उसकी बोन्स रह जाती हैं। कुछ टाइम के बाद अगर आप उस बोन को देखोगे, मतलब इसको काफी लंबे टाइम तक ऑब्जर्व करना पड़ेगा, नॉर्मल लोकेलिटी के अंदर नहीं देखने को मिलेगा कि भैया देख के आए क्या, पास में किसी की डेथ हुई थी किसी जानवर की तो थोड़ा देख कर आते हैं, ऐसा नहीं होगा। उसको थोड़ा टाइम लगता है, बट ये पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट है। लेदर, ठीक है, टी लीव्स, चाय पत्ती आपकी है ना, मम्मा किचन में चाय बनाते हैं तो क्या होता है, चाय पत्ती क्या हमेशा रहती है, नहीं, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, सॉइल में मिल जाती है। वुल, पेपर, वीट, वुड, हे, कॉटन, जूट, ग्रास, फ्रूट, वेजिटेबल, पील्स, लीव्स, फ्लावर्स, केक, ये सारे सारे यानी कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, जैसे आपके फ्रूट्स के छिलके हो गए, पेपर हो गया, जैसे आपके वुड हो गई, तो इन सब, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम के अंदर नेचर में खत्म हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, और कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस नेचर में रिलीज नहीं करते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये कौन सी होते हैं, वो सब्सटेंस जिनको जब ब्रेक डाउन किया जाए, जिनको जब डिकम्पोजिशन के लिए डाला जाए, तो पहली बात तो डिकम्पोज पूरी तरीके से होते ही नहीं है, और जब उनका ब्रेक डाउन होता है तो वहां पे ब्रेक डाउन इनटू पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस हार्मलेस सब्सटेंस इन द नेचर कॉल नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसकी डेफिनेशन यहां पर हमने ये पढ़ी, ठीक है।
तो ये हो गया आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डीडीटी के बारे में। डीडीटी क्या है? एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पॉलिथीन बैग्स हो गए, बॉल पॉइंट, पेन्स, ग्लास, ये सब के सब जब ब्रेक डाउन होंगे तो क्या होगा कि वहां पे इनका बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगेगा इनको ब्रेक डाउन होने में। कुछ चीजें तो शायद से डिकम्पोज होंगी भी नहीं, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, नेचर में डायरेक्टली नहीं जाते हैं। एंड ये क्या, अब क्या कारण है कि ये जब वेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है, जब ये वेस्ट जो है बेसिकली डिकम्पोज नहीं होता है, तो वहां पे काफी लंबे समय तक ये एनवायरमेंट में रहते हैं एंड दे आर मेजर एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट। इनको क्या बोला जाता है? पॉल्यूटेंट। ठीक है, जैसे कभी कोई आप बच्चे जो दिल्ली के आसपास रहते हैं या किसी भी सिटी में रहते हो, तो आपने देखा होगा कि आपकी सिटी के अंदर बहुत बड़े बड़े पहाड़ लगे हुए हैं, किसके? प्लास्टिक के। प्लास्टिक के पहाड़ लगे हुए हैं, उस उन पहाड़ों के अंदर ग्लास भी होगा, ये आयरन वगैरह भी होगा, ये जो यहाँ पे कैन वगैरह से आता है, तो ये डिग्रेड नहीं होते हैं नेचर के अंदर डायरेक्टली। इनके ऊपर जो बैक्टीरिया है, जो आपके माइक्रोब्स हैं, वो उस तरीके से एक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये काफी सालों तक, कह सकते हैं 100 सालों तक, हजारों सालों तक एनवायरनमेंट में ही रहते हैं। तो इनका बेस्ट तरीके से यूज कैसे किया जाता है उसको हम आगे देखेंगे कि इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं, उनको रीयूज कर सकते हैं। तो उनको क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। तो इनका सिर्फ इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हम अपनी डिपेंडेंसी जिन भी चीजों के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें आती हैं, जैसे कि ग्लास हो गया, मेटल्स हो गए, आपके आपकी पॉलिथीन हो गई, आपके टिन वगैरह हो गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो गए, तो इनके ऊपर बैटरीज वगैरह हो गए, आपके मोबाइल फोन हो गए, हम जितना ज्यादा हो सके इनके ऊपर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं, उतना ज्यादा करें। जैसे हम प्लास्टिक की जगह क्या कर सकते हैं, हम जूट बैग यूज कर सकते हैं। जब भी हम मार्केट जाएं तो हम क्या काम करें, अपना बैग, अपना थैला लेकर जाएं। पानी पीने के लिए हम बॉटल ना खरीदें बार बार, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम हमेशा अपने साथ एक स्टील की बॉटल, या ठीक है, स्टील की बॉटल अपने साथ हमेशा कैरी करें। कॉपर की बॉटल आजकल बहुत ज्यादा यूज होती है, बिकॉज कॉपर वाटर बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो हम कॉपर बॉटल यूज कर सकते हैं, स्टील की बॉटल्स यूज कर सकते हैं। तो इससे हमारी क्या है, प्लास्टिक एंड ग्लास बॉटल्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं और इन वेस्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट हमारा हो चुका है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट इकोसिस्टम, कि भैया एनवायरनमेंट तो हमने समझ लिया, अब इकोसिस्टम क्या है। हाँ, तो सिस्टम वर्ड आ रहा है तो सिस्टम को समझेंगे, सिस्टम हिला देंगे। एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। ठीक है, एन इकोसिस्टम नीड ओनली द इनपुट ऑफ सनलाइट एनर्जी फॉर इट्स फंक्शनिंग। एनवायरनमेंट के अंदर क्या था, लिविंग, नॉन लिविंग दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, एंड वहां पर एक पूरे एनवायरनमेंट में ये चीजें प्रेजेंट होती हैं, यही एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। इकोसिस्टम क्या है, जहां पर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आपस में क्या काम कर रहे हैं, आपस में फंक्शनिंग कर रहे हैं। एक इकोसिस्टम को काम करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर एनर्जी। द एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम आर ग्रासलैंड, ठीक है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, पॉन्ड, लेक, रिवर एंड सी। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट के अंदर क्या होगा, फॉरेस्ट के अंदर आपके भैया जंगल है, जंगल के अंदर आपके प्लांट्स हो गए, प्लांट्स के अलावा आपके एनिमल्स हो गए। अब एनिमल्स में भी मान लो आपके डियर हो गया और आपका लायन हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब जैसे लायन किसको खाएगा, डियर को, डियर किसको खाएगा, आपके प्लांट्स को। प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, रेन होगी भैया वहां पे। ठीक है, सॉइल के अंदर क्या है, सॉइल से न्यूट्रिएंट मिलेंगे, सनलाइट से क्या मिलेगी, एनर्जी मिल जाएगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, तो प्लांट अपना खाना बना पाएंगे। वहां पे भैया बहुत सारे ना इंसेक्ट्स प्रेजेंट होंगे, तो इंसेक्ट्स क्या करेंगे बेटा, इंसेक्ट्स क्या काम करेंगे, पॉलिनेशन का काम करेंगे। तो जो प्लांट्स हैं वो भी आगे अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो वहां पे कई सारे बायोटिक फैक्टर हैं, कई सारे एबायोटिक फैक्टर हैं जो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, विच क्रिएट अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसी तरीके से बाकियों के लिए भी काम होता है। तो इकोसिस्टम क्या है, जहां पे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जहां पे डिपेंडेंसी है, जहां पे इंटरडिपेंडेंसी है चीजों को लेकर, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
इकोसिस्टम। नाउ वी टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। दो ही कंपोनेंट होंगे मेनली, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। Biotic component include living organism, plant, animal, microbes, humans, etc. Abiotic include sunlight हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, एयर, विंड, रेनफॉल, सॉइल, मिनरल्स। भाई किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, कहां से आएगी? यहीं से आएगी, ठीक है। तो दिस इज नेम्ड एज कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट हो गए? एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में बात करी, सनलाइट, टेम्परेचर। अब इकोसिस्टम को यहाँ पे समझते हैं। इकोसिस्टम क्या है कि उसके दो कंपोनेंट है, वन इज एबायोटिक, अनदर वन इज बायोटिक, ठीक है। अब बायोटिक फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से हो गए? बायोटिक फैक्टर्स हो गए आपके प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन से होंगे? जो बेसिकली सिस्टम के अंदर सबसे पहले एनर्जी जनरेट करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे। कौन हो गए? आपके प्लांट्स हो गए, ठीक है, प्लांट्स हो गए। और सी के अंदर बात करें तो ब्लू ग्रीन ब्लू एल्गी हो गई, ठीक है, ब्लू एल्गी हो गई, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रोड्यूसर हो गए, अगर हम सी के अंदर बात कर रहे हैं। अब कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या है? जिनकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? प्रोड्यूसर के ऊपर है। तो किसको खाएंगे? प्लांट्स को खाएंगे। एनर्जी कहां से आएगी? प्लांट को खाने से आएगी। तो कंज्यूमर, जैसे फॉर एग्जांपल आपका डियर क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया। वो प्लांट को खाएगा, एनर्जी कहां पे आ जाएगी? डियर पे आ जाएगी। अब डियर, अब कंज्यूमर भी देखो तीन प्रकार के हैं, ठीक है। हर्बीवोर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के रिगार्डिंग बात करते हैं। प्राइमरी कौन सा है? हर्बीवोर। हर्बीवोर मान लो आपका डियर, ठीक है। डियर ने क्या काम किया? प्रोड्यूसर ने जो बनाया, खाना बनाया, प्रोड्यूसर ने फ्रूट्स बनाए, डियर ने प्लांट को खा लिया, ठीक है। अब क्या हुआ? प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर फॉर एग्जांपल फॉक्स, ठीक है। फॉक्स ने, लोमड़ी ने क्या काम किया? आपके हिरण को खा लिया, तो एनर्जी आगे शिफ्ट हो गई। अब टर्शियरी कौन सा है? टर्शियरी आपका है लायन या फिर टाइगर, जिसने फॉक्स को मार के खा गया। तो ये क्या हुआ? ये बायोटिक फैक्टर्स हो गए सारे के सारे। नाउ जब टाइगर की डेथ होगी तो क्या होगा? डीकंपोजर इसकी बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगे, क्योंकि भाई पहले डियर को तो मार के फॉक्स खा चुकी है, फॉक्स को मार के कौन खा गया? टाइगर। तो वहां पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब टाइगर की जब नेचुरली डेथ होगी तो वो जो सारे न्यूट्रिएंट्स टाइगर ने अपने अंदर रखे हैं, डियर के किसके अंदर आए? फॉक्स के अंदर। फॉक्स के कितने किसके अंदर आए? टाइगर के अंदर। तो टाइगर का क्या होगा? अब बॉडी का क्या होगा? डीकंपोजिशन। जब डीकंपोजिशन होगा तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वापस से कहां चले जाएंगे? सॉइल में। तो ये पूरा साइकिल इस तरीके से वर्क करेगा। तो इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा, किसी भी चीज की यहाँ पे कमी नहीं होगी। जो चीज सिस्टम में आ रही है वो वापस से घूम के सिस्टम में ऐड की जा रही है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम आगे पढ़ेंगे वो भी यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। अब हम तीनों चीजों को डिफाइन कर लेते हैं। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिज्म जो कि बेसिकली खाना बनाएंगे, जो फोटोसिंथेसिस के कैपेबल हैं, यानी कि ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो कौन से हो गए? एक तो सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई और आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉप कहते हैं, ठीक है। आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, सेल्फ फीडर, इनको किसकी जरूरत नहीं है। भैया खाना तो हम भी अपना खुद ही बना लेते हैं, मैगी तो बना लेता हूं मैं भी किचन में जाके, तो मैं भी अपना प्रोड्यूसर खुद ही हो गया। नहीं, खाना किससे? सनलाइट की हेल्प से। बना लोगे धूप में बैठ के, बाल जल जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज क्या है? खाना खुद बनाने से मतलब है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है मैगी का पैकेट खोलेंगे, पानी में डालेगा प्लांट, फिर बनाएगा और फिर मजे से नूडल खाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। प्लांट के पास अपना क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीव्स के अंदर, जो सनलाइट को ट्रैप करेगा, एंड वो अपना यहाँ से जो रूट से इनके पास मिनरल्स एंड वाटर आ रहा है, इसको ऊपर लेकर जाएगा। यहाँ से सनलाइट आ गई, सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट हो गई, तो ये अपना खाना बना लेगा। डन। तो ये आपके हो गए प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर, बहुत सिंपल सी चीज है। कंज्यूमर क्या है? वो कंज्यूम करते हैं फूड को, ठीक है। एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हर्बीवोर, सेकेंडरी को बोल सकते हैं कार्निवोर, या प्राइमरी कार्निवोर एंड सेकेंडरी कार्निवोर, या फिर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओमनीवोर के बारे में बात कर रहे हैं। ओमनीवोर, अब इनको भी देखते हैं। कंज्यूमर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये हम एनर्जी लेवल से बात कर रहे हैं, जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अभी हम इसको समझते हैं कि कंज्यूमर को हमने 3, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर, ठीक है। अब कंज्यूमर, ये आपका हिरन हो गया, ये क्या है? हर्बीवोर है। क्या खाते हैं हर्बीवोर? जिनकी डिपेंडेंसी टोटली किसके ऊपर है? प्लांट्स के ऊपर है। जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं उनको क्या बोलेंगे? हर्बीवोर। कार्निवोर क्या है? जिनकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है?
मीट के ऊपर, अदर एनिमल के ऊपर, अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर है, उसको क्या बोलेंगे? कार्निवोर। तो कौन है? लायन आपका क्या हो गया? कार्निवोर हो गया। अब बात करें ओमनीवोर। ओमनीवोर वो जो दोनों खा सकते हैं। आपका जैसे फॉर एग्जांपल डॉग, डॉग को आप क्या, ये एक तरीके से कार्निवोर है, ठीक है। कैसे? ये आपका नॉर्मल आप ब्रेड डालोगे तो ब्रेड भी खा लेगा, ये बिस्किट भी खा लेगा, ये रोटी भी खा लेगा, लेकिन आप इसको अगर एग दोगे, आप इसको अगर मीट दोगे, आप इसको अगर आप चिकन दोगे तो ये वो भी खा लेगा। तो ओमनीवोर क्या है? जो जिनकी डिपेंडेंसी प्लांट्स के ऊपर भी है और एनिमल्स के ऊपर भी है, इनको हम बोलेंगे क्या? ओमनीवोर। हर्बीवोर, हाँ, तो जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं, जैसे आपकी गॉड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, नहीं, बकरी, ठीक है, काउ, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल हो गए हर्बीवोर के। कार्निवोर की बात करी तो फॉक्स एंड लायन, जो कार्निवोर हैं, जो बेसिकली किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, अदर एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर फूड। ओमनीवोर, ओमनीवोर क्या है? जो दोनों को खा सकते हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को, या प्लांट से बने हुए फूड को खा सकते हैं, जैसे कि आपका डॉग, जैसे कि आपका बियर। बियर भाई साहब भी सब कुछ खा सकते हैं, पेड़ में मस्त चढ़ के शहद खा सकते हैं, ये फल फ्रूट खाते हैं, और उसके अलावा और क्या खाते हैं? ये नॉनवेज भी खा सकते हैं। तो भैया मस्त जीवन चला रहे हैं, इनको चाहिए चिकन बिरयानी, ठीक है। अब बात करते हैं डीकंपोजर। डीकंपोजर वो हैं जो जब भी एनवायरनमेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, अब वो कैसे आएगा एनवायरनमेंट के अंदर? अब मेरी बॉडी, तो मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ, तो बॉडी के अंदर सारे सेल्स एक्टिव हैं, न्यूट्रिएंट्स एक्टिव हैं, मिनरल्स, विटामिन, हर सारी चीज, सारे ऑर्गन फंक्शनिंग कर रहे हैं। तो मेरी बॉडी के ऊपर क्या है कि बैक्टीरिया या वायरस उस तरीके से एक्ट नहीं करेगा। बट जब मेरी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग खत्म हो जाएगी, तो ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही ब्रीदिंग खत्म हो जाएगी, बॉडी का क्या होना शुरू होता है? डीकंपोजिशन। यानी कि बॉडी के ऊपर क्या काम करता है? बैक्टीरिया काम करता है, फंजाई कुछ काम करने लगती हैं, और बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगती है। यानी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं? सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर उनको कन्वर्ट करते हैं। किनकी कन्वर्ट करेंगे? जब डेथ हो जाएगी, किसकी? प्लांट की या एनिमल की, या उनके प्रोडक्ट जैसे फीसिस, यूरिन, इनको सिंपलर कंपाउंड के अंदर, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं डीकंपोजर। The example of decomposer are bacteria, fungi. The bacteria which act as decomposer are called putrefying bacteria, ठीक है। तो ये आपने समझा डीकंपोजर, जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर चेंज करता है, चेन से चेंज करता है। वाह। हाँ, तो फूड चेन, फूड चेन क्या है? सिंपल सी चीज है भैया, बहुत सिंपल, इससे बढ़िया, इससे सिंपल चीज नहीं है चैप्टर के अंदर, ठीक है। फूड चेन क्या है? जब फूड की हम बात करते हैं तो फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। और एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कैसे? आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है? बोलो हाँ या ना, बोलो। आती होगी भैया, फोन चार्ज है, फोन पे वीडियो देख रहे हैं तो आती होगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो क्या काम होता है? उस इलेक्ट्रिसिटी से आपके घर के ट्यूबलाइट ऑन होती है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से आपके फैन भी ऑन होता है। ट्यूबलाइट से क्या मिलती है आपको? लाइट मिलती है, तो लाइट एनर्जी हो गई। एंड फैन चलता है तो वहां पे मोटर घूम रही है, उसको हम बोल देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मिक्सर ग्राइंडर किचन में यूज है अगेन। तो एनर्जी क्या थी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हमने आगे किस में कन्वर्ट कर दिया? लाइट एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी में। कहने का मतलब क्या है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को नहीं बनाया जा सकता, एनर्जी को ना बिगाड़ा जा सकता। आज से 5000 साल पहले जितनी एनर्जी अर्थ पे प्रेजेंट थी, उतनी ही एनर्जी आज प्रेजेंट है, उतनी ही एनर्जी आने वाले 5000 सालों के बाद भी प्रेजेंट रहेगी। एनर्जी सिर्फ चेंज करती है, क्या चेंज करती है? अपना रूप, रंग रूप। मैं रंग रूप का सौदाई, हाँ, तो यही आपकी एनर्जी क्या करती है? रंग रूप चेंज कर लेती है, ठीक है। अब क्या है कि एनर्जी अब बन तो नहीं सकती, तो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। अब फूड के थ्रू भी क्या होती है? फूड के थ्रू भी आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। The food can be transferred, the energy can be transferred from one organ to other through food chain. अब फूड चेन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है आपके, इसलिए हमें फूड चेन पढ़नी है। दिस इज द इंपॉर्टेंस। ऑल द फूड चेन बिगिन विद ग्रीन प्लांट, यानी कि किससे? ग्रीन प्लांट इज, हमने अभी पढ़ा क्या होता है ग्रीन प्लांट? ग्रीन प्लांट इज प्रोड्यूसर। तो हर एक चीज फूड चेन किससे शुरू होगी? प्रोड्यूसर से शुरू होगी, ठीक है, विच इज ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल फूड। तो मेनली फूड कहां से बनना शुरू होता है? आपके प्रोड्यूसर ही सबसे पहले खाना बनाएगा ना भैया,
उसके बाद ही खाना, वो एनर्जी, वो खाना आगे ट्रांसफर होगा। खाना क्यों बोल रहे हैं ये भी समझते हैं, एनर्जी क्यों बोल रहे हैं ये भी समझते हैं। द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन। एक सीक्वेंस में जब एनर्जी, जब एक सीक्वेंस में फूड जो है एक एक एनिमल से दूसरे एनिमल को ट्रांसफर किया जा रहा है, एनर्जी जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर की जा रही है एक सीक्वेंस के अंदर, उसको हम, उस सीक्वेंस को हम फूड चेन बोल रहे हैं। अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग हु ईट्स whom इज कॉल्ड फूड चेन। या सिंपलर वर्ड में कह सकते हो कि कौन किसको खाएगा, काम ही खत्म, दिमाग कौन लगाएगा, काम खत्म, कौन किसको खाएगा, सिंपल सी लैंग्वेज है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका प्रोड्यूसर आएगा, प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेगा कौन, आपका प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको हम अभी के लिए कह लेते हैं हर्बीवोर। हर्बीवोर को कौन करेगा, मान लेते हैं कार्निवोर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर बोल देते हैं इसको, कार्निवोर। अब कार्निवोर को कौन करेगा, उससे बड़े वाला कार्निवोर कर लेगा। मान लो यहाँ पे फॉक्स है तो ये मान लेते हैं, अब एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे डियर है और यहाँ पे ग्रास है। घास खाई हिरण ने, हिरण को खाया आपके लोमड़ी ने, लोमड़ी को खाया आपके टर्शियरी कंज्यूमर के ले लेते हैं, आपका ये बिगर का सीनियर कार्निवोर, ठीक है, ये आपका हो गया लायन, इसको खाया लायन ने। तो देख रहे हो एक सीधी लाइन खिंच रही है, इस तरीके से एक सीक्वेंस बन रहा है, कौन किसको खा रहा है, घास को हिरण खा रहा है, हिरण को लोमड़ी खा रही है, लोमड़ी को शेर खा रहा है, तो एक सीक्वेंस बन रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, प्रोड्यूसर क्या था हमारे पास, प्लांट थे, ग्रासेस थी, जिनके ऊपर हर्बीवोर आया, ग्रास ओपर, ठीक है, ग्रास ओपर को किसने खाया, रैट ने। अब रैट क्या है, ओमनीवोर है, ठीक है, रैट यहाँ पे क्या इसका काम कर रहा है, कंज्यूमर का काम भी कर रहा है, ये भी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शियरी कंज्यूमर है, ठीक है। ये देखो ये क्या था, ग्रास ओवर कंप्लीटली हर्बीवोर, बेचारा इतना सा तो होता ही है, खाएगा, घास ही खाएगा। चूहा राजा, आपके चूहे राजा क्या काम करते हैं, सब खा लेते हैं, ये अनाज भी खा लेते हैं, ये चावल भी खा लेंगे, ये कुछ भी मूंगफली भी खा लेंगे, ये सब खा लेंगे, उसके अलावा ये क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी खा लेते हैं, तो ही इज अ ओमनीवोर, ठीक है। तो अब आपके रैट को कौन खाएगा, स्नेक, है ना, स्नेक खाएगा, एंड स्नेक को कौन खाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है, इसको खाएगा आपका जो भी आपका, आप कह लो वल्चर कह लो, आप इसको काइट कह लो, तो वो इस चेन का पार्ट हो सकते हैं, वो इनको खा सकते हैं, ठीक है। दिस इज वन फूड चेन। तो फूड चेन बेसिकली क्या है, फूड चेन इज बेसिकली रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, मतलब अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसी डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा नहीं है कि घूम के वापस आ गई। तो एक ही डायरेक्शन में जो एनर्जी का फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म की तरफ जब यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी हो इन अ सिस्टम, दैट इज नेम्ड एज फूड चेन। द स्टडी ऑफ फूड चेन इन एन एरिया और हैबिटेट हम क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज इसकी स्टडी से हमें हेल्प होती है वेरियस इंटरेक्शन अमॉन्ग्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर इंटरडिपेंडेंस, कि भैया ये कैसे काम करते हैं, इनकी आपस में क्या इंटरडिपेंडेंसी है, ये समझने के लिए। यानी कि ग्रास के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, आपका माउस, माउस के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, आपका स्नेक, स्नेक के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, आपका हॉक, काइट, ठीक है। एंड लास्ट में जब ये खत्म हो जाएगा, इसकी अब यहाँ पे कभी ना कोई इसकी डेथ हो जाएगी, अब इसको कोई नहीं खा सकता, यहाँ पे इस फूड चेन के अंदर इसको कोई नहीं खा सकता, तो ये हो गया, यहाँ पे इसकी डेथ जब होगी तो इसके ऊपर कौन एक्ट करेगा, डीकंपोजर, और ये वापस से इसके न्यूट्रिएंट सॉइल में आ जाएंगे। देन ये न्यूट्रिएंट वापस से किसको मिलेंगे, जो आने वाले टाइम के प्रोड्यूसर होंगे, यानी कि जो प्लांट्स होंगे उनको ये मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स वापस दे दिए जाएंगे। तो दिस इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी एंड दैट इज नेम्ड एज फूड चेन। अब फूड वेब क्या है, फूड वेब बड़ी मजेदार चीज है। जब बहुत सारी फूड चेन, अभी हमने एक फूड चेन पढ़ी ना, अब बहुत सारी फूड चेन आपस में जब इंटरलिंक्ड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, फूड वेब। वेब का क्या मतलब, जाल। तो ये देख रहा है ना, कुछ जाल जैसा बन गया यहाँ पे ना, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको, ये क्या बन गया, ये पूरा का पूरा एक जाल सा बन गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, food web, interconnected food chain operating in an ecosystem which establish a network of relationships between various species is called food web. In simple words, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया, the network of large number of food chain existing in an ecosystem is called as food web, ठीक है। एक इकोसिस्टम के अंदर जो मल्टीपल फूड चेन्स हैं, जो इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फूड वेब बोल रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे समझते हैं क्या हुआ, ग्रास को आपके रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खाया, एक फूड चेन बन गई। ग्रास को आपके माउस ने खाया, माउस को आपके आउल ने खाया, दूसरी फूड चेन बन गई। इसी ग्रास को आपके
ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को आपके फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को यहाँ पे आउल भी खा सकता है। अब चांस है किसी दिन चूहा भैया गए बाहर घूमने टहलते टहलते, ऊपर से देख लिया उल्लू भैया ने, उल्लू भैया गए, ये बहुत उल्लू का पट्टा, उल्लू का पट्टा कहता है लोगों को, आज इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा, तो गर्दन मरोड़ दी। तो हमारे उल्लू भैया क्या करे, काम करेंगे, हमारे मेंढक भैया को खा जाएंगे। लेकिन किसी दिन मेंढक भैया की किस्मत अच्छी थी, वो अब दूसरे मेंढक भैया आए, उन्होंने उल्लू का पट्टा कहते हैं, लेकिन वो क्या काम हुआ कि वो जब आउल आया तो वहां से निकल लिए, पतली गली से निकल लिए, तो आउल के हाथों नहीं मरे, लेकिन आगे बैठे हुए चौराहे पे ना सांप राजा बैठे थे, तो सांप राजा ने क्या कहा, आ जा तेरे को मैं खाऊंगा। तो यहाँ पे ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि माउस को आपके आउल ने खाया, या फिर ये उल्लू के से बच के निकल गया। ठीक है, ये भागता हुआ दूसरी गली में पहुंच गया, दूसरी गली में कौन था, आपका बाज बैठा हुआ था, काइट हॉक वहां पे बैठे हुए थे, उसने खा लिया। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये वहां भी नहीं गया दूसरी गली में, उसको किसी ने खबर कर दी तुम जैसों ने कि भैया वहां मत जाना, वहां खा जाएगा। तो क्या हुआ कि चौथी गली में चला गया, वहां क्या थी, फॉक्स थी, वो चूहे को खा गई। तो देख रहे हो आपस में इंटरकनेक्शन है, चूहे को आउल भी खा सकता है, चूहे को हॉक भी खा सकता है, चूहे को फॉक्स भी खा सकता है। और चूहा घर में आ गया तो फिर ऑल आउट, वो है ना वो जिसमें वो कुछ डाल देते हैं घर में, फिर वो चूहा बाहर जाके मरता है, मैं नाम भूल गया। ठीक है, तो कुछ मॉर्टिन जैसा कुछ होता है, ऑल आउट होता है, कुछ तो होता है। ठीक है, 5 सेकंड में काम खत्म, वो एक ऐड आती है। तो इस तरीके से ये देखो इंटरकनेक्शन है, तो इसको क्या बोलेंगे, फूड वेब। अब बात करेंगे ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में। जब हमने फूड वेब को पढ़ लिया तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ट्रॉपिक लेवल को समझें। ट्रॉपिक लेवल को क्यों समझें, क्योंकि जब हमने फूड चेन को पढ़ा तो हमने कुछ वर्ड्स यूज किए, जैसे हमने यूज किया प्रोड्यूसर, जैसे हमने यूज किया आपका कंज्यूमर, जैसे हमने आपका यूज किया सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, इस तरीके से एक फूड जो ट्रॉपिक लेवल होगा, इसके बारे में एक फैक्ट ये है कि ये हमेशा 5 लेवल से ज्यादा का नहीं होगा। किसी भी सिस्टम के अंदर 5 से ज्यादा लेवल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसको रीजन को हम इसको समझने के बाद, अच्छे से समझने के बाद, एनर्जी ट्रांसफर को समझने के बाद एक्सप्लेन करेंगे कि ये 5 से ज्यादा का क्यों नहीं हो सकता। टॉपिक लेवल क्या होते हैं, वेरियस स्टेप इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। यस, हमने एक बात करी थी कि हम फूड क्यों कह रहे हैं, फूड इसलिए क्योंकि जो प्रोड्यूसर ने बनाया वो डियर के लिए क्या था, खाना था। भाई घास क्या है, हिरन के लिए खाना है, हिरन क्या है, फॉक्स के लिए खाना है, फॉक्स क्या है, लायन के लिए खाना है। तो हम फूड तो इसलिए कह रहे हैं। हम एनर्जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फूड से ही एनर्जी मिलती है। तुम्हें भूख लगती है तो तुम क्या काम करते हो, खाना खाते हो ना। तो प्रोड्यूसर ने जो खाना बनाया, यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी उसने एक अपना प्रोडक्ट बनाया, उसको डियर ने खाया, तो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हुई। डियर से एनर्जी फॉक्स में गई, फॉक्स से एनर्जी उस खाने के माध्यम से पहुंची हुई एनर्जी है वो। ठीक है, तो इसको हम इसीलिए दोनों वर्ड्स को यहाँ पे लगातार यूज कर रहे हैं। तो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है कि वेरियस स्टेप जो भी फूड चेन के अंदर होते हैं ट्रांसफर ऑफ फूड के, उसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। इन अ फूड चेन ईच स्टेप रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ ट्रॉपिक लेवल। तो इसको हम पिरामिड शेप में बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सबसे नीचे हम प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर, देन कंज्यूमर, देन कंज्यूमर, तो इसको इस तरीके से डिपिक्ट किया जाता है। द प्लांट कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके, यहाँ पे आ गए आपके हाँ, तो यहाँ पे आ गया आपके प्लांट्स, सबसे नीचे क्या आ गया, प्लांट्स, प्लांट्स खाना बनाएंगे। देन क्या आ गया आपके हर्बीवोर, हर्बीवोर कौन हो गया, मान लो डियर हो गया। देन आपके कार्निवोर, कार्निवोर कौन से हो गए, फॉक्स हो गया। आपके लार्ज कार्निवोर कौन से हो गए, लार्ज कार्निवोर हो गए आपके जैसे कि लायन। तो इस तरीके से हम बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल की, जहां पे हम हर एक लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हाँ, ये देखो सुंदर सा डायग्राम, ये है एनर्जी पिरामिड। अब हमने बात करी कि फूड के साथ साथ क्या ट्रांसफर होता है, फूड के साथ साथ भैया ट्रांसफर होती है आपकी एनर्जी। एनर्जी को फिर हम एनर्जी लेवल के हिसाब से दिखाएंगे। तो प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, अभी नीचे रख के इतना ज्यादा क्यों दिखाया गया है, इसका साइज सबसे बड़ा क्यों है, मैं इसका साइज इससे छोटा क्यों नहीं बनाया, मैं ऐसा क्यों नहीं बना रहा, देखो ऐसे कर देता हूं मैं, और मैं फिर प्रोड्यूसर को कुछ ऐसे रख देता हूँ। कोई तो लॉजिक होगा, प्रॉपर ट्रायंगल बना रहे हैं, लॉजिक है ना, हर चीज में लॉजिक है, साइंस में कुछ भी ऐसे नहीं होता। बिकॉज प्रोड्यूसर के नंबर हमेशा ज्यादा होंगे। आपकी जो प्लांट्स हैं, जो आपकी ग्रास है, वो हमेशा इनका जो नंबर है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो आपके हर्बीवोर है ना। क्योंकि एक बकरी एक दिन में 10 पेड़ खा जाती है, तो भैया फिर बकरियों की पेट कैसे भरेगा अगर कम होंगे तो। धीरे 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 ये पिरामिड है, ये ट्रायंगुलर शेप में, जब ये पिरामिड जो बेसिकली आपको ट्रायंगल दिख रहा है लेकिन ये पिरामिड शेप में बनता है, तो इसको धीरे धीरे जब हम ऊपर जा रहे हैं,
तो क्या हो रहा है, ये छोटा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो डियर है उनसे कम नंबर में ही हमारे लायन होगा, क्योंकि लायन अगर ज्यादा हो गया तो क्या काम करेगा, डियर सारे खा जाएगा, भूखा मरेगा, भूखा मरेगा तो वो शहरों में आएगा, लोगों को खाएगा, हमारा पूरा पूरा सिस्टम हिला देगा, है ना। सिस्टम हैंग नहीं करेगा, सिस्टम हिला देगा, पूरा 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 इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, राइट। अगर ग्रास कम हो गई तो भी ये चीज होगी। अगर ये वाला मान लो ऊपर वाला भी ठीक है, नीचे वाला भी ठीक है, और बीच वाला बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो अब डियर ज्यादा हो गया, जितना लायन डियर को खा रहा है, मतलब नंबर, जितने नंबर डियर के खाए जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं बाय लायन, लेकिन फिर भी बहुत सारा नंबर बच जाएगा। अब वो नंबर क्या काम करेगा, वो ग्रेजिंग करेगा, वो घास खाएगा, घास खा के क्या काम करेगा, घास को खत्म कर देगा। अगेन हमारा इकोसिस्टम हिल जाएगा, बाकी जो हमारे हर्बीवोर हैं उनका सिस्टम हिल जाएगा। हम कैसे सिस्टम ही काम नहीं करेगा भाई, ये बहुत परफेक्ट नेचर का सिस्टम है। ऐसे में समझना नेचर को, नेचर का मतलब कि इस दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट साइंटिस्ट है नेचर। कुछ लोग भगवान नाम दे देते हैं कि हाँ उसको हम भगवान भी बुला सकते हैं, बट जो लोग भगवान ना बुलाना चाहें, उसको गॉड, गुरु, परम गुरु, कुछ ऐसे शब्दों में ना बयां करना चाहें, तो सिंपल सा कह सकते हैं कि नेचर। तो नेचर का सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर सबसे नीचे जो एनर्जी को इनिशियली बनाएंगे, देन प्राइमरी कंज्यूमर आपके हर्बीवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर आपके कार्निवोर लाइक फॉक्स। अगर हम डियर के फूड चेन की बात कर रहे हैं, टर्शियरी या के अंदर कौन से आ जाएंगे, आपके लार्ज कार्निवोर, ठीक है। तो हमने बात करी थी कि एक सिस्टम के अंदर 5 से ज्यादा लेवल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अब देखो यहां से जो एनर्जी आई है वो जब यहाँ पे ट्रांसफर होती है, यहाँ से जो एनर्जी आई यहाँ पे ट्रांसफर होती है, यहाँ से जो एनर्जी आई यहाँ पे ट्रांसफर होती है, तो कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता। तो ये भी एक सिस्टम ही है ना, ये भी 100% एफिशिएंट नहीं है, यानी कि कुछ अमाउंट ही अगले लेवल तक जाएगी। मान लो इसको एक रूल हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, 10% रूल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 100 जूल की एनर्जी बन गई मान लो, तो इस लेवल से अगले लेवल तक कितना जाएगा, 10% के हिसाब से 10। इससे अगले लेवल पे कितना जाएगा, 1। इससे अगले लेवल पे कितना जाएगा, 0.1। अगले लेवल पे कितना जाएगा, 0.01। अब इसके ऊपर जब मैं जाऊंगा, देखो एक लेवल पे 10, ठीक है, 10, 1, 0.1, 0.01। अब ये जो है ये कितनी कम एनर्जी, बहुत कम है, यानी कि मेरे को अपनी एनर्जी की, यानी कि मेरे को अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बहुत ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन तो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि एनर्जी तो खत्म हो रही है। इसको हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे आने वाली स्लाइड में। तो ऐसा जब हो रहा है तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, खाना ज्यादा खाना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, फिर इतना काम करके आऊंगा फिर भूख लग जाएगी, मतलब ही का, तो वो भी सिस्टम खराब है। तो इसीलिए किसी भी टॉपिक लेवल के अंदर 5 से ज्यादा टॉपिक लेवल्स नहीं हो सकते, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसको हम समझते हैं, तो प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर। ग्रास ओपर क्या है आपका, हर्बीवोर। ग्रास ओवर के बाद आपके फ्रॉग क्या है, ठीक है, फ्रॉग ने क्या काम किया, ग्रास ओपर को कंज्यूम कर लिया, एंड यहाँ पे स्नेक आ गया। स्नेक के ऊपर कौन गया, हॉक, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा एक ट्रॉपिक लेवल बनता है। यहाँ पे प्लांट क्या हो गया, आपके प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया आपका ग्रास ओपर, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया आपका फ्रॉग, टर्शियरी हो गया आपका स्नेक, एंड फोर्थ लेवल पे हो गया आपका हॉक। तो ट्रॉपिक लेवल अगेन ये, और ये इसलिए ये डायग्राम सेम ही है, बस एपेक्स सबसे ऊपर कौन बैठेगा, ये। तो 5 ही लेवल होंगे, तो इसलिए इसको दिखाया गया है। एंड इस डायग्राम को दिखाने का मतलब ये था कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिले कि इसको हम पिरामिड शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। इफेक्ट ऑफ मेंस एक्टिविटी ऑन द इकोसिस्टम, द नेक्स्ट टॉपिक इज। तो अब इंसानों का भी इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इंसानों का। क्यों इफेक्ट होता है कि इंसान की एक्टिविटी क्या काम करती है, फूड वेब के अंदर, फूड सिस्टम के अंदर क्या काम करती है, फूड चेन के अंदर इफेक्ट डालती हैं। उन इफेक्ट की वजह से वो इफेक्ट पॉजिटिव तो इंसानों ने बहुत कम ही किया है दुनिया के अंदर, नेगेटिव ज्यादा किया, तुम्हें भी पता ही है ना। कुछ ऐसा हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन है नहीं, दिमाग विमाग हमने बढ़िया कर लिया, काम वगैरह कर दिया, हमने आविष्कार कर दिया, हम साइंटिस्ट बन गए, हमने सब कुछ कर दिया, बट नेचर के साथ जितना गलत इंसान ने किया ना, इतना बुरा किसी जानवर ने भी नहीं किया। कि हमें घर बनाने थे तो हमने जंगल काट दिए, हमें नहीं रहना भाई नेचर के साथ, हमने काट दिए। हमारी पॉपुलेशन इस लेवल से बढ़ रही है कि आने वाले टाइम में जंगल वैसे बहुत कम बचे हैं इंडिया के आसपास, और ज्यादा कम होते चले जाएंगे। तो और ऊपर से ऐसा करके हम फिर हम और औंधी बातें करते हैं, जैसे कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। अरे भाई तुम ही तो खराब कर रहे हो, तुम बचाने की बात ही क्यों कर रहे हो, तुम खराब ही मत करो तो बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम लगातार कार्बन का इमिशन कर रहे हो, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तुम हर साल कोई ना कोई एक नया मीटिंग कर लेते हो कि कार्बन इमिशन को रोकने के लिए अब यूनाइटेड नेशन क्या करने वाला है। अरे क्या करने वाला है, लेकिन तुम बना तो रहे हो,
बट उसको अब हम इसको कंप्लीटली डिनाई भी नहीं कर सकते कि इतने सारे लोगों की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है, तो वो भी एक एस्पेक्ट है। तो एक चीज, एक वर्ड होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि चीजों को हम बहुत तरीके के साथ, समझदारी के साथ उपयोग में लेकर आए, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी चीजें बची रहें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। हम डेवलपमेंट को नकार नहीं सकते कि हमें नहीं चाहिए, भाई चाहिए, हमें जॉब चाहिए, स्टार्टअप करने पड़ेंगे, स्टार्टअप करने हैं तो उसके लिए हमें प्लेसेस चाहिए, ऑफिस के लिए तो हमें जगह तो चाहिए, हमें कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। बट क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम वर्क फ्रॉम होम दे दें, सो दैट कि क्या होगा कि ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें वो एक्स्ट्रा लैंड नहीं लेनी पड़ेगी, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा बिल से प्रॉब्लम नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम हो रही है ऑफिस में, जहाँ पे कोई नहीं बैठा है तो भी लाइट ऑन है, तो वो उस चीज को क्या हम बचा सकते हैं? यस, डेफिनेटली बचा सकते हैं। तो दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम किसी भी काम को इस तरीके से समझदारी पूर्वक करें कि हम वहां से कुछ बचा लें अपने एनवायरनमेंट को। तो ह्यूमंस ने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है, इफेक्ट नहीं आया ह्यूमंस का, अफेक्ट आया है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ है, द शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन ड्यू टू मैन्स एक्टिविटी लाइक हंटिंग लीड्स टू इम्बैलेंस। तो इंसानों ने बहुत ज्यादा हंटिंग करी। इसका एक एग्जांपल है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट के अंदर क्या हुआ कि रोमन्स गए, ठीक है, रोमन्स रोमन्स ने क्या काम किया, लायंस को कैप्चर करना, लायंस की हंटिंग शुरू करी, ठीक है। लायंस की हंटिंग करने से क्या हुआ कि जो भी वहां पे हर्बीवोर थे, जो भी वहां पे हर्बीवोर थे, उनके नंबर इंक्रीज हो गए। उस नंबर इंक्रीज की वजह से क्या हुआ कि वहां पे जो भी वेजिटेशन थी उसको ये हर्बीवोर मिलके खत्म कर गए, चट्ट कर गए। अब इनको मारने वाला तो कोई नहीं है ना। तो एक ऐसी कहते हैं ना, जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो गधा पहलवान हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने क्या काम किया, मतलब गधा पहलवान इन द सेंस कि जो गधा होगा वो भी तो हर्बीवोर ही होगा। तो उसने क्या काम किया कि बहुत ज्यादा ग्रेजिंग हुई वहां पे, बहुत ज्यादा जो भी वेजिटेशन था वो सारा का सारा खा के चट्ट कर गए ये सारे हर्बीवोर मिलके। अब इनको मारने वाला कोई नहीं, तो इन्होंने पूरा का पूरा वेजिटेशन वहां पे खत्म कर दिया। जब खाना खत्म हुआ तो ये भी मर गए, लेकिन खाना खत्म होने की वजह से क्या हुआ कि पूरा पूरा सहारा डेजर्ट हमें देखने को मिलता है। ये सेम चीज राजस्थान के अंदर जो हमें डेजर्ट देखने को मिलता है, ये सेम चीज सेम वहां पर भी हुई है कि एक्सेसिव जो वेजिटेशन था वहां पे, एक्सेसिव ग्रेजिंग की वजह से क्या हुआ है कि जो भी हर्बीवोर थे वो सारा सारा वेजिटेशन वहां पे खा गए, खत्म कर गए, एंड उसकी वजह से वहां पे अब हमें डेजर्ट देखने को मिलता है। तो ह्यूमंस एक्टिविटी की वजह से इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। सो ऑन योर लेवल आप जितना हो सके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। दूसरों को ज्ञान नहीं देना है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, शायद से उसको पसंद ना आए, लेकिन हमको अपने हिसाब से एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो सारे मेजर नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए। लाइक रिसाइकल करना चाहिए चीजों को, रीयूज करना चाहिए, क्योंकि हमने ही आने वाले टाइम में यूज करना है, ऐसा नहीं कि कोई और यूज करेगा उसे। अगर पेट्रोल बच गया तो हमने यूज करना है। तो इफ पॉसिबल यूज सीएनजी, इफ पॉसिबल यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी इतनी अच्छी अच्छी मॉडल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे उनकी फीचर्स हैं, यूज देम इन कंपैरिजन टू पेट्रोल और डीजल की जो कार्स होती हैं, उनकी जगह आप वो यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। हाँ, अब इकोसिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तीन केसेस को हम पढ़ते हैं। अगर हम लायन को हटा दें, अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोबारा से, ये हो गया आपके प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर हो गए। मान लो अभी प्रोड्यूसर को मैं नाम दे रहा हूँ ग्रास का, ठीक है, प्लांट्स, ठीक है। कंज्यूमर, कंज्यूमर को मैं नाम दे रहा हूँ मेरे प्यारा से हिरन राजा का, डियर। और देन आपका मैं एक और इसको कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, आपके लायन को। मान लो अब ये कह रहा है कि भैया मेरे को थोड़ा सा ये बताओ कि अगर मैं सिस्टम में से लायन को रिमूव कर दूं, कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे लायन रिमूव होगा डियर्स के नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। डियर्स के नंबर्स की वजह से वो उनको ज्यादा घास चाहिए खाना खाने के लिए। जब ज्यादा घास चाहिए तो धीरे धीरे वहां पे वेजिटेशन खत्म हो जाएगा, जो भी हमने सहारा वाले डेजर्ट के एग्जांपल में समझा। ठीक है भैया, नहीं करते आप क्या, तो कुछ और बात कर लेते हैं, ठीक है, नहीं मारते, नहीं मारते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं डियर को रिमूव कर दूं, चलो इसको करके देखते हैं। लो, कर दिया रिमूव। अब डियर रिमूव होने से क्या हुआ कि डियर्स के रिमूव होने की वजह से अब एनिमल ये क्या करेगा, शेर बेचारा शहरों में आना शुरू करेगा, इंसानों को खाना शुरू करेगा, बाकी फूड चेन के अंदर जाएगा, उनकी फूड चेन भी डिस्टर्ब होगी। अब जिस जिस फूड चेन के अंदर डियर इन्वॉल्व था, जैसे फॉक्स भी डियर को खा सकता है, उसकी फूड चेन भी डिस्टर्ब होगी, एनर्जी का जो फ्लो है वो भी डिस्टर्ब होगा। अब मान लो कि यही तीन है, पूरे पूरे सिस्टम में यही तीन है। अब ग्रास का नंबर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लेकिन उनको खत्म करने वाला कोई नहीं है। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, लायन की भी डेथ हो जाएगी। अब घास जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन
अब कुछ ऐसा तो सिस्टम ही नहीं बचा कि कोई किसी को मारेगा, वापस से डिकम्पोजिशन होगी, फिर कुछ होगा, तो पूरी दुनिया खत्म, तबाह, नष्ट। प्रोड्यूसर ही ना हो, अरे कैसी बात कर दी, लो प्रोड्यूसर हटा दिया, आपका सिर्फ और सिर्फ दो लोग छोड़े, लायन और डियर। कुछ डियर को लायन खा लेगा, ठीक है, जब तक है। अब जब घास नहीं बचेगी तो कुछ की डेथ हो जाएगी, तो डियर्स की पॉपुलेशन खत्म, ठीक है। अब जैसे डियर की पॉपुलेशन खत्म, आपके लायन राजा का क्या होगा, ये भी खत्म। तो जो बेस है आपने वो ही हिला दिया। ट्रॉपिक लेवल का बेस क्या है प्रोड्यूसर, आपने बेस ही उड़ा दिया, तो कोई चीज बचेगी? आपके घर की नींव उड़ा दी जाए, मैं ऐसे घर उठाऊं, नींव हटा दूं और उसको फिर हवा में छोड़ दो, नीचे आएगा तो घर बचेगा? नहीं, टूट जाएगा। सिमिलर सी चीज है, जब आप टॉपिक लेवल को ही हिला दोगे, जब उसके आप बेस को ही हिला दोगे, तो वहां पे कुछ बचेगा नहीं, कुछ नहीं बचेगा। पूरा पूरा सिस्टम, पूरा पूरा इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट वहां पे खराब हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के बारे में हम ऑलरेडी इस डायग्राम के साथ बात कर चुके हैं कि एनर्जी जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे शिफ्ट होती है, ट्रांसफर होती हैगी। क्या होती हैगी? एनर्जी ट्रांसफर होती हैगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? आपके प्रोड्यूसर से, आपके प्रोड्यूसर से जो एनर्जी प्रोड्यूसर बनाता है उसको हम नाम दे रहे हैं फर्स्ट स्टेप का। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? जो आपके कंज्यूमर तक एनर्जी पहुंची, कंज्यूम। पहले एनर्जी वो जो प्रोड्यूसर ने बनाई, सेकंड एनर्जी वो जो कि आपके कंज्यूमर ने बनाई के पास पहुंची, थर्ड जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर के आसपास पहुंची, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ मटेरियल इन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर जो मटेरियल है, मटेरियल क्या यूज हो रहा है भाई? दो ही तरीके के मटेरियल है, या तो लिविंग यानी कि बायोटिक है, या एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हमने बात करी। तो जो मटेरियल है उसका फ्लो कैसा है? साइक्लिक है। कैसे है? मान लो प्लांट ने क्या काम किया, प्लांट ने न्यूट्रिएंट्स लिए, जैसे कि मिनरल वगैरह, सॉइल से वाटर वगैरह लिया। अब ये प्लांट को किसने खाया? आपके डियर ने। डियर को किसने क्या खाया? आपके लायन ने। लायन की डेथ हुई तो क्या हुआ? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन की वजह से मिनरल कहाँ आ गए? सॉइल में। सॉइल के बाद वो कहाँ पे गए? प्लांट में। तो फ्लो ऑफ nutrient, flow of material in a ecosystem is cyclic, but flow of energy is unidirectional. unidirectional क्यों? ऐसा थोड़ा ना शेयर की एनर्जी वापस से प्लांट में आ सकती है, नहीं आ सकती। मटेरियल वापस आएगा, एनर्जी वापस नहीं आएगी, ठीक है। Now we will talk about the most famous thing from this particular chapter, that is 10% law. 10% law. तो ये बहुत स्टड बंदे हुए थे, ये हमारे बहुत ही ज्यादा स्टड बंदे थे। रेमंड रेमंड ने क्या काम किया? अरे 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 रेमंड ने क्या काम किया कि इन्होंने एक लॉ बताया जिसके बेसिस पर उन्होंने ये बताया कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर किस तरीके से होगा। तो उन्होंने इतनी मजेदार बात बता दी, दुनिया का सिस्टम हैंग हो गया, दिमाग हैंग हो गया कि ये क्या बोल गए। तो बहुत ही स्टड बंदे थे अपने रेमंड। इन्होंने बताया कि एनर्जी जो एक एनर्जी अवेलेबल एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इज 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। पिछले प्रीवियस लेवल से कितने एनर्जी ट्रांसफर होगी? ओनली एंड ओनली 10%, क्योंकि कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं है, तो कुछ ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब 10 भैया 100% नहीं है तो 90 तो करवा दो, कैसी बातें कर रहे हो? 10% ही भिजवा रहे हो, 90% भिजवा दो। अरे मेरे बालकों देखो क्या हो गया कि आपकी एनर्जी 100% थी, वो एनर्जी में से 10% आगे ट्रांसफर हो गया, बाकी का 90% कटे गए। हो कितने गया, कितने गया सी? तो ये 90% कितने गया? 90% कहाँ गया भाई? एनिमल भी तो अपना कोई काम करेगा, देखो उसको रिप्रोड्यूस भी करना है तो वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसको डाइजेशन भी करना है, वहां पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसकी बॉडी को फंक्शनिंग करनी है, ब्रीदिंग करनी है, ठीक है, एक्सक्रीट आउट करना है, डाइजेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, वहां पे एनर्जी नहीं चाहिए? सारी एनर्जी दे दे वो तुम्हें, तो 90% एनर्जी लगभग यहाँ पे वेस्ट हो जाएगी, कुछ बॉडी से हीट बन के रेडिएट हो जाएगी। तो बेसिकली मोटा मोटा ये कि वो सिर्फ 10% एनर्जी ऐसी है जो अगले लेवल तक जा सकती है, बाकी 90% छूमंतर छूमंतर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहता है हमारा 10% लॉ। अब जो भी एनर्जी आपके, अब इसको समझते हैं। अब भैया देखो आपने यहाँ पे 1000 लिख रखा है और यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ 10 लिखा है, ऐसा क्यों? आपने कहा था 10% ईच ट्रॉपिक लेवल पे। ट्रॉपिक लेवल को हम पढ़ते कहां से? ट्रॉपिक लेवल को हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर से, ठीक है। तो अभी सन की से जो लाइट आ रही है उसकी बात नहीं हुई है ट्रॉपिक लेवल में, तो इसको समझते हैं। जब सन से जितनी भी एनर्जी प्लांट में आती है उसका प्लांट कितना यूटिलाइज करता है? ओनली 1%, ओनली 1%। यानी कि 1% कितना हो गया भैया? सीधा सीधा सी बात है, इसको 100 से डिवाइड करके देख लेते हैं।
ये आपका हो गया 10 जूल। तो ये देखो प्लांट ने कितनी एनर्जी ली, 10 जूल ली। ठीक है, अब इसका 10% प्रोड्यूसर से हर्बीवोर में जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा इसका 10%? 10 जूल का यहां तक कितना पहुंचेगा, 1 जूल ही पहुंचेगा। 10% कितना होगा आपका, 1 जूल। अब इसका 10% यहां जाएगा, 0.1 जूल। ठीक है, अब 0.9 यहाँ पे, अब इसका जो 90% है वो एनर्जी कहां गई, एनवायरमेंट में गई या अपने फंक्शनिंग में चली गई। डियर 9 जूल एनर्जी लॉस टू द एनवायरमेंट, 0.9 जूल एनर्जी लॉस, यानी कि बाकी की 90% एनर्जी कहां रह रही है, एनवायरमेंट में जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ कितनी एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होगी, ओनली एंड ओनली 10%। तो ये हमारे स्टड लॉन्डे रेमंड साहब ने बता दिया था कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही जाएगी, रेस्ट एनर्जी एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी। लॉस ऑफ एनर्जी देखने को मिलेगा एक फूड चेन के अंदर, क्योंकि कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं है। बात करें डिप्लीशन, हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। तो जब आपकी ऑक्सीजन गैस जो है उसके ऊपर यूवी रेज काम करती हैं तो वो O+O बनाती है। ही दो ऑक्सीजन तोड़ के, दो अलग अलग ऑक्सीजन, इनका जन्म जन्म का साथ तोड़ दिया तुमने, सो सैड, फीलिंग सॉरी फॉर द ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन सॉरी फील नहीं करता है, तुम्हारे इधर है ऑक्सीजन जाके कहता है लहरों से लड़ूंगी, तूफान से लड़ूंगी। तो ऑक्सीजन गैस क्या काम करती है, O3 बना देती है, दैट इज योर ओजोन। तो ओजोन का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। अब ओजोन काम क्या करती है, ओजोन अर्थ के आसपास इस तरीके से एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। उस प्रोटेक्टिव लेयर से होता क्या है कि ये पूरा का पूरा जो प्रोटेक्टिव लेयर है ओजोन की, ये हमें बचाती है यूवी रेस से। ठीक है, अब यूवी रेस क्या कर सकती हैं, जब वो हमारी स्किन के ऊपर पड़ेंगी तो कैंसर कॉज कर सकती हैं, वेरियस स्किन रिलेटेड एलिमेंट कर सकती हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के भी कैपेबल होती हैं, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती हैं। तो इतनी ज्यादा हार्मफुल होती है। इससे कौन बचाता है, ओजोन। तुम्हारे चक्कर में ओजोन वहां लड़ रही है आसमान में, तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हारी वजह से कितने लोग लड़ रहे हैं, एक ओजोन भी है उनमें से। ठीक है, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ होता है, आपके जो भी ठंडी चीजें हैं ऐसे याद कर लो जिनके अंदर ठंडी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, जैसे कि आपका एयर कंडीशन हो गया, जैसे कि आपके परफ्यूम जिनके अंदर गैस होती है ना, एरोसोल्स जो होते हैं, वहां पर CFC का यूज होता है। जो पहले ट्यूबलाइट आती थी, वो रॉड वाली जो ट्यूबलाइट आती थी, वहां पे इनका यूज किया जाता था। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या होता है, ओजोन के ऊपर इफेक्ट आता है। तो हमें इन सारी चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ओजोन को ब्रेक डाउन कर देती है। ओजोन के लेयर में डिप्लीशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अर्थ पे हार्मफुल रेज आएंगी तो बीमार हम ही लोगों ने पड़ना है। तो इसलिए हमें ओजोन को बचाना है। तो अब हम क्या काम कर सकते हैं, अब देख रहे हो वैसी ट्यूबलाइट्स नहीं आती हैं, ट्यूबलाइट थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, LED वाली लाइट्स आने लगी हैं, तो वो एक अच्छा चेंज है। रेफ्रिजरेटर, AC घर घर की यूजेस में आते हैं, बट जितना हो सके इनका कम यूज, हम जितना कम यूज कर सकें उतना बेनिफिशियल है। क्योंकि ये कह देना कि यूज ही मत करो, ये तो गलत बात हो जाएगी। भाई है तो यूज तो करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। अब तकलीफ में तो नहीं रह सकते, बिना ठंडे पानी के तो नहीं जीवन कटेगा। तो क्या काम करेंगे हम इनका अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। जीवन में जो भी काम करना है सस्टेनेबिलिटी के साथ करना है। ये काम किया तो जा रहा है, लेकिन क्या इस काम को करने के बाद जो परिणाम आने वाला है वो सही आएगा, या सही ना भी आए, ऑप्टिमम लेवल का आ जाए, ठीक ठाक सा काम हो जाए, ज्यादा बुरा भी ना हो ज्यादा अच्छा भी ना, ठीक ठाक सा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जीवन की क्या है, ठीक ठाक काम। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। तो गार्बेज को कैसे हम कर सकते हैं, पहली बात हम गार्बेज को सेग्रीगेट कर सकते हैं। आजकल तुम देख रहे होगे एक नीले कलर का डब्बा होता है मार्केट में, ग्रीन कलर का डब्बा होता है। मोदी जी आए थे 2014 में स्वच्छ भारत अभियान लेकर, तो उन्होंने ये भारत में कर दिया। पहले नहीं था इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम, कहीं पे भी कचरा फेंकना, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। तो उसकी वजह से क्या है, अब आप गीले कचरे को अलग कर रहे हो, सूखे कचरे को अलग कर रहे हो। तो इस तरीके से आप उसको सेग्रीगेट कर रहे हो, फिर कलेक्ट कर रहे हो, फिर कई एक वो ट्रक्स वगैरह आते हैं जिनके अंदर ब्लू वाले बकेट को अलग में एंड ग्रीन वाली बकेट को अलग में डाला जाता है, जिससे क्या होगा, अब कलेक्शन हो गया, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बाद उसका ट्रीटमेंट होगा। अब मान लो इसमें जो वेजिटेबल वेस्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, उससे हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्टिंग,
और बाकी का जो मान लो जो प्लास्टिक है उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। जो ऐसा कचरा है जिसको हम जला सकते हैं, वो ज्यादा कार्बन इमिशन नहीं करेगा, पॉइजन गैस रिलीज नहीं करेगा, उसको हम जला देंगे। प्लास्टिक को हम किसी और चीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक को हम रोड बनाने के लिए कुछ केमिकल्स को मिक्स करके रोड बनाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड डिस्पोजेबल, जैसे आपकी सिरिंज वगैरह हो गई जो वहां से निकलती हैं हॉस्पिटल्स वगैरह से, उसको डिस्पोज कर सकते हैं। इंसिनरेशन जो प्रोसेस है, यानी कि आप उसको मशीन में डालते हो वो जल जाती है, तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि इससे आप कंटेमिनेशन से ही बचा रहे हो। सिरिंज वगैरह से कंटेमिनेशन वगैरह हो सकता है। एंड तो हम ये कुछ मेजर स्टेप है। अब इसको किस तरीके से करते हैं, एक होता है लैंडफिल, कचरा लिया लैंड पे जाके डाल दिया, वहां पे सेग्रीगेशन होता रहेगा एंड उसके बेसिस पे उसको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। इस तरीके से नए नए ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। आयरन को पिघला के उसका एक नया शेप देके कुछ नया बना सकते हैं। जो चीजें हम जला सकते हैं उसको हम जला देंगे, ठीक है। उसके बाद वेस्ट कॉम्पैक्टिंग, अब मान लो आपकी ये एक 2 बॉटल इतनी सी जगह ले रही है, लेकिन इनको आप प्रेस कर दो तो इतनी सी स्पेस में आप 4 बॉटल 5 बॉटल भी प्रेस करके रख सकते हो, ठीक है। तो उसकी साइज को कम करके हम कम जगह के अंदर वेस्ट को कलेक्ट कर सकते हैं। बायोगैस जनरेट कर सकते हैं, कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्ट, ये चीजें भी हम कर सकते हैं। सो अब ये चैप्टर बहुत लाइट सा चैप्टर था। यहाँ पे जो हमने बात करी थी न्यूमेरिकल की, वो न्यूमेरिकल इस तरीके से आ सकता है कि मान लो आपके प्लांट के पास 7000 जूल एनर्जी आपके प्लांट ने प्रोड्यूस करी है, प्लांट से सनलाइट से नहीं आई है, प्लांट ने प्रोड्यूस करी है मान लो। अब बताओ 3 लेवल का सिस्टम है, ठीक है। तो थर्ड लेवल पे, टर्शियरी लेवल पे कितनी एनर्जी पहुंचेगी, ठीक है। तो हम पहले इसका एक फूड चेन बना लेते हैं। प्लांट को खाया आपके डियर ने, सबसे सिंपल फूड चेन। एंड तो 3 लेवल हो गए, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, 3 लेवल हो गए। 7000 की एनर्जी जनरेट करिए, तो 7000 यहाँ लिख देते हैं। यहाँ कितना जाएगा 10%, एक जीरो उड़ा दो, 700 जूल, 7000 जूल, 700 जूल, हाँ 10% एनर्जी यहाँ गई, 70 जूल। तो थर्ड लेवल तक पहुंचते पहुंचते कितनी एनर्जी बचेगी, 70 जूल। सिंपल सिंपल, ये न्यूमेरिकल आता ही आता है, हर बार रिपीट होता है। प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स के अंदर आपको ये देखने को मिल ही जाएगा, 1-2 न्यूमेरिकल ऐसा 2 से 3 मार्क्स के अंदर, 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इवन 5 मार्क्स के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहाँ पे 2 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल दे दिया और 3 मार्क्स का आपसे कोई फूड वेब या फूड चेन या फिर इनमें से इन दोनों की आपसे डेफिनेशन पूछ ली। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता है। तो आई होप ये चैप्टर एनवायरनमेंट आपको क्लियर हुआ होगा कि एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, हम कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट, क्या क्या स्टेप है जो हमें लेने चाहिए, हम वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हमें ओजोन को कैसे बचाना चाहिए। हमने समझा कि हमारे कंज्यूमर कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, आपके पिरामिड को हमने समझा, एनर्जी पिरामिड को हमने समझा, दैट इज ट्रॉपिक लेवल्स को समझा, 10% लॉ को समझा। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड आई होप कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। सो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन bye bye, subscribe to the channel, press the bell icon so that you can never miss a video from this channel. See ya.